नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज जो बड़ी अपडेट आपको देंगे वो है नए पे कमीशन को लेकर। हिमाचल सरकार ने अभी इस पे हालांकि फैसला लेना है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक स्टेप और आगे जाके पे कमीशन को लेकर एक डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के बावजूद ऐसा लग रहा है कि 1 साल रिकमेंडेशन लेट हो सकती है। हिमाचल के कर्मचारियों को इससे कैसे प्रभाव पड़ेगा या हिमाचल में इसको नए पे कमीशन को किस तरह से अभी लिया जा रहा है, वो भी इसी बुलेटिन में आपको जानकारी देंगे। पेंशन पर एक झटका लगा है। बोर्ड एंड कॉरपोरेशन का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये लड़ाई हारे हैं। वैसे 2 रोज पहले का डिसीजन है, लेकिन इसमें हुआ क्या है और राज्य सरकार, ये पूर्व सरकार का फैसला था, इसमें वर्तमान सरकार का कोई रोल है नहीं। लेकिन कर्मचारियों के लिए इसमें क्या अब वे रास्ता बचा है, वो बात करेंगे। डीए को लेकर कंफ्यूजन की जो बात है उसमें अब एक रिटन स्टेटमेंट आ गई है और इसके बाद क्या 3% डीए का रिव्यू होगा या नहीं, ये आज बुलेटिन में बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर को लेकर राज्य सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, उनकी जानकारी आज इस बुलेटिन में आपको देंगे और इसका लाभ जो बाकी कर्मचारी बाकी जो हॉस्पिटल पर निर्भर या जो रोगी हैं उनको क्या मिलेगा हिमाचल में, ये प्रमुख बात होगी। और 2 मंत्रियों की गुपचुप बैठक की जानकारी आपको देंगे। हालांकि जानकारी तो कल ही मीडिया में आ गई थी, लेकिन रीजंस को लेकर कयास हैं कि राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री प्राइवेट चॉपर लेकर शिमला से ऊना पहुंचते हैं, मुकेश अग्निहोत्री के साथ बंद कमरे में मीटिंग करते हैं और फिर शिमला वापस आ जाते हैं। तो ये एक चर्चा का विषय है ही। और स्कूल कॉलेज मर्जर को लेकर क्या निर्णय हुआ है, क्योंकि कल शाम को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग थी। बुलेटिन के बाद का अपडेट है, इसलिए आज ही हम आपको इसको इस बुलेटिन में दे सकते थे। स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर, क्योंकि पहले सिर्फ एक चिट्ठी गई थी, अब पूरी तरह से प्रोटोकॉल चला गया है और उसमें नई बातें क्या है वो बात करेंगे। चिट्टे में किसकी नौकरी गई और किसकी जाने वाली है, ये 2 चीज़ें एक साथ हैं। राजभवन में राजस्व मंत्री कल पहुंचे थे और ये वही मामला है नौतोड़ का, जिसके कारण गवर्नर और राजस्व मंत्री के बीच में तल्खी हो गई थी। अब इस तल्खी को दूर करते हुए राजस्व मंत्री ने डायलॉग का रास्ता अपनाया है। वो क्या वो कह रहे हैं वो बात करेंगे। एचपीयू में नया सिस्टम लागू हो रहा है। इसरो जाएंगे स्कूल के बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के लिए कई तरह के नए प्रयोग अभी हो रहे हैं। तो एक प्रयोग इसमें यह भी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब नासा के बजाय इसरो जो इंडियन स्पेस एजेंसी है वहाँ ले जाने की अब कोशिश है। तो वो अपडेट किस तरह की है ये आपको जानकारी देंगे इस बुलेटिन में। और जो बम की धमकी वाला जो मैटर है उसमें लेटेस्ट क्या हुआ है, ये अपडेट भी साझा करेंगे। और मौसम अलर्ट आप अपने शहर में, अपने गांव में, जहां भी आप हैं वहां पर आप बदलाव देख रहे होंगे मौसम में। और जो फोरकास्ट था उस फोरकास्ट के मुताबिक ही अभी लगभग प्रक्रिया चल रही है और फिर से जो अलर्ट है वो तूफान और उसको लेकर आगे दिया गया है। वैसे देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से जो हमारे पास पूर्वानुमान आया है वो पूर्वानुमान यही कहता है कि 20 तारीख तक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे तूफान से इससे पहले एक बार नुकसान हो चुका है, उसी तरह से थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से प्रदेश के कई क्षेत्रों में चल सकती है। और ये जो असर है वो 18 तारीख से लेकर अब 21 तारीख आफ्टरनून तक कर दिया है फोरकास्ट। यानी कि अब 20 तारीख था पहले, अब 20 तारीख से बढ़ाकर इसको 21 तारीख तक कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फोरकास्ट है वो भी थोड़ा आगे हो गया है, तो 21 तारीख तक ये बढ़ गया है। अब देखिए, जो फ्यू इंटेंस स्पेल्स जो होंगे बारिश के, वो लाहौल स्पीति, किन्नौर और हायर रीचेस ऑफ चंबा और कुल्लू बताया गया है और 18 से 21 तक इसका असर रहेगा। जहां तक बात 18 से 20 तक की है वो बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में बारिश की है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्टेट्स के, 18 से 21 तक यहाँ भी मॉडरेट स्पेल जो है वो हो सकते हैं बारिश
के, तो ये है अभी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो तूफान वाला अलर्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से इससे पहले नुकसान भी हुआ था। एक अपडेट आपको दे दें भारत सरकार से जो आया है, हिमाचल कैडर की IAS अधिकारी हैं अनुराधा ठाकुर, और अनुराधा ठाकुर को जो एक नई नियुक्ति दी गई है। हाल ही में आपको पता है कि इस नियुक्ति को लेकर जो ऑर्डर अभी इनका हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना जो डेपुटेशन है वो एक्सटेंड करा लिया था। अब अनुराधा ठाकुर 94 बैच की IAS हैं। इनको एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में थी हैं पहले, वहाँ से हटाकर इनको अब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लगाया गया है। और ये विल टेक एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वाइस श्री अजय सेठ IAS। ये 87 बैच के हैं जब ये रिटायर होंगे 30/6/2025 को। अब आप देखिए हिमाचल के लिए एक ये बड़ी नियुक्ति है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में अनुराधा ठाकुर सेक्रेटरी हो जाएंगी 30/6/2025 को, और इसीलिए अभी इनको OSD नियुक्त किया है एडवांस में, ताकि ये डिपार्टमेंट को समझ सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पता है कि एडवांस प्लानिंग के साथ भारत सरकार में ऑफिसर्स की सिलेक्शन करते हैं। और अनुराधा ठाकुर का इकोनॉमिक्स अफेयर्स में जाना अपने आप में ये साबित करता है कि हिमाचल की सरकार भी अब उनके माध्यम से अपनी बात कुछ और तरीके से रख सकती है। इकोनॉमिक अफेयर्स ऐसा डिपार्टमेंट है जो हिमाचल में जितने भी प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड जो हैं वो उनकी रिकमेंडेशन के बगैर नहीं होते। और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चलो है ही, लेकिन ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री है ये बहुत काम की है इस हिसाब से जिस स्थिति में हम लोग अभी हैं। और अब इनकी नियुक्ति वहां होने का मतलब ये है कि इनका डेपुटेशन अब और एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे अभी 1 साल के लिए शायद इसको एक्सटेंड किया था। तो अनुराधा ठाकुर के रूप में एक बड़ी नियुक्ति हिमाचल कैडर के अधिकारी की केंद्र की मोदी सरकार में हुई है। इससे पहले सुभाशीष पांडा वहां हैं, तरुण कपूर वहां हैं, ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर वहां हैं, और ये लगभग सारे PMO में हैं। और ये अब एक और नियुक्ति अब हुई है। तो ये इस खबर के साथ हमने आपको शुरुआत की। अब बात करते हैं जो बम की धमकी थी उसके बाद क्या हुआ। देखिए, जो दो जगह की धमकियां अभी मिली थी, और ये जो धमकियां हैं ये अलग अलग तरह से आप ये कह सकते हैं कि मंडी में और जो शिमला में मुख्य सचिव कार्यालय को लेकर थी। लेकिन आज इन मामलों में अपडेट ये है कि दोनों ही जगह से ये मामला पहले CID को भेजा गया है। CID ने इसमें भारत सरकार की एजेंसीज की मदद ली है, और अब जो इनकी जो IDs हैं जो कंपनियों की, जहां से ये मेल जनरेट हुई, जीमेल से हुई या गूगल के किसी और माध्यम से हुई, उसको लेकर अब इंक्वायरी हो रही है। और इस इंक्वायरी के बाद ये पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होता है और क्या चीज़ें पता चलती हैं, और राज्य सरकार भी उसके बाद ही अगला स्टेप लेगी। अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक स्क्रीनिंग की बात है तो आज छुट्टी का दिन था सचिवालय में भी, मंडी DC ऑफिस में भी। कल वर्किंग डे होगा, उसके बाद जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वैसे ये पहले कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई नई अपडेट होगी तो वो कल पता चलेगी। जहां तक बात स्कूली बच्चे ISRO जाएंगे, देखिए हिमाचल सरकार ने एक कोशिश की थी पहले डिपार्टमेंट ने कि जो PM श्री स्कूल हैं जो PM श्री कैटेगरी में हैं हिमाचल में, और ये 180 स्कूल ऐसे हैं, ये केंद्र सरकार की स्कीम है PM श्री जिसमें इनको सिलेक्ट किया गया है। इनके जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको अब नासा के बजाय ISRO भेजा जाएगा, इंडियन स्पेस एजेंसीज के जो दफ्तर हैं उनमें। और इसके लिए फंड केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसके तहत खर्च किया जाएगा। और ये जो स्कीम बनाकर हिमाचल सरकार ने भेजी थी भारत सरकार को, वहाँ से ISRO के लिए ये मंजूरी मिल गई है। और बाकी इसमें ऑलरेडी जो नवोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब PM श्री जो स्टेट के स्कूल हैं उनके जो मेरिटोरियस बच्चे अगर होंगे तो उनको भी इस दौरे पर भेजा जाएगा, वो भी सरकारी खर्चे पर, और ताकि ये स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को देख सकें, उसको अपने पढ़ाई में
एक्सपोजर में शामिल कर सकें। अभी स्टार प्रोजेक्ट से जो विदेशों में सिंगापुर या बाकी जगह बच्चों को भेजा जा रहा है या टीचर्स को भेजा जा रहा है, वो स्टार प्रोजेक्ट के तहत था। हालांकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के नए बजट में अब खत्म हो गया है और इसको नई तरह से जो समग्र शिक्षा का प्लान है उसमें ऐड करके अब भारत सरकार ने मर्ज कर दिया है। अगली बात करेंगे जो एचपीयू में नया सिस्टम लागू हो रहा है। देखिए एचपीयू में एक नया सिस्टम ये आ रहा है, वैसे इसमें सिस्टम ये इन्होंने एडवांस में लागू कर दिया था। अब तक इसमें 2.5 लाख बच्चों ने एनरोल कर लिया है, खुद को आईडी जनरेट कर दी है। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और इसके बाद एक आईडी से छात्रों का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, चाहे मार्कशीट हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हों, चाहे उनको जो वजीफ़ा मिला या उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, अटेंडेंस कैसी रही, वो सारी चीज़ें एक क्लिक पे मिल जाएंगी। एचपीयू ने इस सिस्टम को लागू कर दिया था। फॉर्म भरने से पहले ये आईडी बनाना ज़रूरी है और अभी तक 28 लाख छात्र इसमें एनरोल हो चुके हैं। जहां तक इसको लागू करने का फैसला वैसे 2023 में लिया गया था इसी की बैठक में, लेकिन अब जाकर इसको पूरी तरह से लागू किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, इस पर विद्यार्थियों के क्रेडिट्स अंक डिजिटल तौर पर सुरक्षित रखे जाएंगे और वर्चुअल स्टोर हाउस है ये एक तरह से, ताकि वो शैक्षणिक कैरियर में जो जो उसने अर्जित किया वो उसमें स्टूडेंट को मिल सके और इसीलिए ये सिस्टम यहाँ भी लागू किया गया था। अगली बात करें वो है राजभवन में राजस्व मंत्री की बात। देखिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इससे पहले नौतोड़ का मामला जब गवर्नर हाउस से क्लियर नहीं हुआ और बार बार वहाँ से क्वेरी लगना शुरू हुई, तो मंत्री जी भी अपना जो थोड़ा सा जो टेम्परामेंट थे वो खो गए थे। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी थी गवर्नर को लेकर, फिर गवर्नर ने उनको मीडिया के माध्यम से ही जवाब दिया और ये भी कहा कि गवर्नर हाउस जो है किसी के जो चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं है। जो उन्होंने जानकारी मांगी है वो जानकारी पहले दीजिए। इस पूरे मामले में ये है कि नौतोड़ क्योंकि अभी जनजातीय क्षेत्रों में लागू है और वहां पर इसको देने के लिए गवर्नर के पास एक शक्ति है कि वो केंद्र के जो दूसरे कानून है FRA या FCA उसको सस्पेंड कर सकते हैं। जब तक उसको सस्पेंड ना करें नौतोड़ का लागू नहीं होता नियम और उसके बाद फिर जमीन नहीं दी जा सकती। मंत्री जी चाहते हैं कि नियमों के मुताबिक जो व्यवस्था है कि अगर किसी के पास 20 बीघा से कम जमीन है ट्राइबल में तो वो अप्लाई कर सकता है नौतोड़ के लिए और उसे ये नौतोड़ मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द जो कंडीशन उसमें होंगी और ये ट्राइबल एरिया में दिया जाना है। गवर्नर ने कहा था कि आपने किसको देना है, पहले लाभार्थियों की लिस्ट हमारे साथ साझा करिए। लिस्ट इन्होंने साझा की नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और पता नहीं ट्राइबल डेवलपमेंट का मामला है या उनका है, लेकिन लिस्ट ना आने के कारण गवर्नर ने इस पूरे मामले को रोक लिया था। अब जब इसको रोक लिया तो उसके बाद पब्लिकली ये बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन कल बाकी सारे मामले एक तरफ रखते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी गवर्नर हाउस पहुंचे और उसके बाद अपने दफ्तर आने के बाद इन्होंने मीडिया के साथ बातचीत भी की कि वो गवर्नर को मनाने गए थे, बताने गए थे कि जो नौतोड़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर है। अगर उनको ज़मीन नहीं मिली लोगों को, किन्नौर के लोगों को सरकारी ज़मीन, तो चाइनीज़ अंदर घुसाएंगे और फिर दिक्कत होगी। इसलिए लोगों को वहाँ रोकने के लिए, पलायन से रोकने के लिए, रोज़गार के अतिरिक्त साधन देने के लिए ये ज़रूरी है कि ये नौतोड़ कर दिया जाए। अब इसमें गवर्नर क्या करते हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, फिर उसके बाद ही हम आपको इसकी अपडेट दे पाएंगे। जहां तक बात ड्रेस कोड की है तो देखिए ड्रेस कोड को लेकर बड़ी सारी चीज़ें वैसे चल रही हैं, लेकिन ड्रेस कोड को लेकर एक नई सिरे से इंस्ट्रक्शन निकली है पिछले कल ये सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से, और उसका वैसे इन जनरल उसका मीनिंग ये है कि जो स्कूलों में स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, उनको ये कहा गया है कि स्कूल आने के लिए आप ग्रेसफुल कपड़े पहने, फैशन के लिए नहीं, क्योंकि इसमें ज्वेलरी, ज़्यादा फैशनेबल ड्रेसेस, इस तरह की चीज़ों से परहेज करने को कहा गया है। तो ये वैसे कॉमन सेंस की बात है, हालांकि इसको लिख के ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कहीं के इंस्टांसेस मिले होंगे, उदाहरण मिले होंगे सेक्रेटरी एजुकेशन को या शिक्षा मंत्री को, और उसके बाद ही इस तरह का ऑर्डर फिर करना पड़ा, लेकिन ये कॉमन सेंस है। वैसे भी जब सरकार ने इससे पहले इंस्ट्रक्शन ड्रेस कोड को लेकर की थी तो
बहुत सारे स्कूलों ने इस सुझाव को मानते हुए जो यूनिलैटरली आप कह सकते हैं अपनी जो विल के साथ ही इस पे आगे बढ़ते हुए बड़े सारे स्कूलों ने ड्रेस कोड को अपने यहाँ लागू कर दिया। कई स्कूलों ने तो ड्रेस कोड को मतलब सोबर ड्रेस कोड के बजाय कई स्कूलों ने तो यूनिफॉर्म कोड ही लागू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स बात नहीं मानते, उन्होंने वैसे भी सुझाव को भी अपना लिया जो शिक्षा सचिव ने इससे पहले चिट्ठी भेजी थी। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ भेजी गई हैं और उनको आप अब जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर भी देख सकते हैं और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं था, इसका मतलब कोड था, ड्रेस कोड, और ये मसला यूनिफॉर्म का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो अगली बात है अब इसके बाद वो ये है कि जो स्कूल कॉलेज मर्जर पर जो फैसला हुआ है, देखिए कल शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग थी एजुकेशन की, और इसमें एक तो ये डिसीज़न लिया गया कि जहां कम एनरोलमेंट वाले स्कूल कॉलेज हैं उनके मर्ज करने को लेकर एक वन गो में डिसीज़न नहीं होगा। मतलब जो पहले कैबिनेट में भी मामला भेजा गया था कि जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सिंगल डिजिट एनरोलमेंट है, मतलब 9 तक की बच्चे हैं, उनको डाउनग्रेड करके हाई कर दिया जाए, हाई स्कूल कर दिया जाए, या कॉलेजों में जहां 75 से कम बच्चे हैं वहां उनको मर्ज करके नज़दीक के कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन कल की मीटिंग में यह तय हुआ है कि इसको लेकर वन गो में फैसला नहीं होगा। इसको लेकर जो क्षेत्र है उसको देखकर भी और स्पेसिफिक नीड्स जो हैं उनको देखकर निर्णय लिया जाएगा। और इस बैठक में यह भी तय हुआ, शिक्षा मंत्री को यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में, जिन चुनाव क्षेत्रों में इस तरह के स्कूल या कॉलेज मर्ज करने की नौबत आ रही है, वहां का जो स्थानीय विधायक है उसको भी भरोसे में लिया जाए और उसके बाद सरकार फिर एक एक केस करके इसको लेकर निर्णय लेगी। दूसरी बात, 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को जो शहरी क्षेत्रों में हैं, शहरी निकाय क्षेत्रों में हैं और को एजुकेशन जहां नहीं थी, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स अलग है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ अलग हैं, लेकिन उनकी बाउंड्री या तो साथ लगती है या नज़दीक है, तो उनको मर्ज करने का डिसीजन कल हो गया है। और इस मर्जर के बाद अब ये स्कूल एक हो जाएंगे, इनका कैंपस एक हो जाएगा और इनका स्टाफ भी मर्ज होकर एक में हो जाएगा। तो ये अब को एजुकेशन यहाँ हो करने का फैसला ले लिया है सरकार ने, कल ये डिसीजन हुआ है शाम को, और उस डिसीजन के बाद अब इसके बारे में आगे नोटिफिकेशन हो जाएगी बड़ी जल्दी, और इस नोटिफिकेशन के तहत ही अब आगे फिर इन स्कूलों को लेकर काम चलेगा। अगली बात करेंगे और ये है 2 मंत्रियों की गुपचुप बैठक को लेकर। देखिए कल जो पंचायती राज और ये हैं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, ये अचानक इन्होंने एक चॉपर हायर किया और ये चले गए ऊना जाकर ये एक निजी होटल में मिले, मुलाकात की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ। झलेड़ा का जो हेलीपैड है वहाँ पे ये उतरे, उसके बाद जो सरकारी तामझाम है, गाड़ियों का काफिला है, उसको साइड में रखा और अकेले इनकी दोनों की मुलाकात हुई है, वापस लौट आए। उसके बाद पूछने पर सभी ने अलग अलग रीज़न बताया है। मुकेश अग्निहोत्री कुछ और रीज़न बता रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह कुछ और रीज़न बता रहे हैं, अलग अलग तरह के रीज़न हैं, तो मतलब असली रीज़न बाहर नहीं है। सरकार में अगर मैं बात करूं, संगठन में अगर मैं बात करूं, तो पीसीसी का गठन अभी होना है। चर्चा ये भी है कि 23-24 के बाद जो हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी हैं पाटिल मैडम, वो भी हिमाचल के दौरे पे फिर से आ रही हैं, और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को क्योंकि देरी हो गई, इसको भी जल्दी करना है। ये भी संभव है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नया हो और उस को लेकर सामंजस्य बिठाने को लेकर बात चल रही हो, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह को लेकर पिछली बार भी जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो उनके समर्थन में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बघेल, तब तो खैर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, इनको मंत्री भी बनवा दिया था। और अब आगे क्या उस दिशा में चर्चा चल रही है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के रीज़न अभी आ रहे हैं। अभी भी ये प्रतीत हो रहा है कि असली बात कुछ और है, जिसके कारण इस तरह का दौरा करना पड़ा। क्योंकि अनिरुद्ध सिंह जी ने कल भी ये कहा था कि मैं तो केवल कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए गया था, हालांकि उस कार्यक्रम में वो गए नहीं जिसके लिए उन्होंने बात कही। खैर, क्योंकि सरकार में हैं तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ जो एक ऑफिशियल सीक्रेसी है उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है।
अगर कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो। भारत सरकार में आप देखिए कि पिछले 2 दिन से इतनी एक्टिविटी दिल्ली में है कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। ये सारी घटनाएं देर रात हुई हैं और अब जेपी नड्डा कल चंबा के दौरे पे आ रहे हैं और परसों फिर वापस दिल्ली जाएंगे। तो ये सरकारों के स्तर पर यह गैस करना मुश्किल होता है कि जो घटनाएं चल रही हैं, हम सिर्फ घटनाएं चल रही घटनाओं को देख के असेस कर सकते हैं और असली बात जब इसका रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगी कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या। अब हेल्थ को लेकर जो सरकार के 2 बड़े फैसले हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। पहली बात यह कि 5 जिलों में राज्य सरकार ने जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी खोलने को लेकर निर्णय लिया है ताकि जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको लेकर थोड़ा और आगे बढ़ सकें और उसको और प्रभावी बनाया जा सके। इसको एकीकृत इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज की इसमें बात है। ये 5 जिलों में स्थापित होंगी और इसके साथ साथ 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। एक ब्लॉक है इसमें 50 बिस्तरों वाला, ये पीएचसी स्वाहन में है जो आता है बिलासपुर जिला में। मुझे लगता है ये 4 लेन की वजह से कुछ इसमें हो रहा होगा। और दूसरा जो है ये रोडू में है, रोडू अस्पताल में 50 बिस्तरों की क्षमता का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा। और जो इसके अलावा जो 5 जिलों में पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी है वो टेस्टिंग की सुविधा को इंक्रीज करने के लिए की जा रही है और इसमें जो ये 5 जगह है इसके इसका मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये जो मेडिकल कॉलेज चंबा में है, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में है और इसके अलावा जो बाकी जगह भी ये होंगी और इनमें जो नैदानिक क्षमताओं में सुधार करना, मतलब जो डायग्नोस्टिक सिस्टम में सुधार करने की ये बात है। और इसमें जांच सुविधाओं में तेज़ी लाई जाएगी। जो 3-3, 4-4 दिन रिपोर्ट आने में लगते हैं वैसा नहीं होगा और आपातकालीन स्थिति में बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की सुविधाएं इन लैब्स में मिलेंगी और इन दोनों सुविधाओं पर 154 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है। ये बड़ी बात है। इसमें एक बात जो बीच में हम चिट्टे में जो नौकरी गई वो पहले रह गया, वो आपको बता दें। बेसिकली जो रिपोर्ट गई है अभी तक राज्य सरकार को, उसमें आपको बता दें कि 24 सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का नाम गया है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मामले बने हैं या चिट्टे के उसमें वो पकड़े गए हैं। इनमें अलग अलग तरह के लोग हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें तहसील वेलफेयर अफसर का भी मामला आया था, इसमें पुलिस कर्मी हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, तहसील कल्याण अधिकारी तो हैं ही, जेओआईटी इस तरह के कर्मचारी हैं। अब शिमला पुलिस ने शाह गैंग का जो चिट्टा का रैकेट शिमला में बस्ट हुआ था जिसको तोड़ा शिमला पुलिस ने, अब 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त कर दिया है। ये जो होम डिपार्टमेंट ने, गृह विभाग ने कार्रवाई की है ये उन्होंने की है और इसके बाद अब जो बाकी लोग हैं 24 में से ये 2 के खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी 22 लोग इसमें और बाकी हैं और इन 22 पर अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है राज्य सरकार से परमिशन लेने के बाद अलग अलग तरह से कार्रवाई करेंगी और फिर इनकी नौकरी भी इसी तरह से खतरे में है। और अभी एक नया जो एक्ट पारित कर रखा है राज्य सरकार ने, उस एक्ट के मुताबिक भी इन पर कार्रवाई अलग से होनी है। अगली बात है 3% डीए को लेकर, जिसका कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हो रहा है और मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि ये कंफ्यूजन सिर्फ दूर होगा जिस दिन नोटिफिकेशन होगी। जून को लेकर अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने की है और जून में अगर ये मिलेगा तो मई में लास्ट में जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और तब तक क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन जो अभी तक हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ है जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरालाल वर्मा हैं, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है मुख्यमंत्री को और इसमें एक शीट बताई है कि जुलाई 22 और जनवरी 23 का जो 4% रिलीज किया है सरकार ने उसका एरियर पेंडिंग है और जुलाई 23 से 4% पेंडिंग है, जनवरी 24 से 4% है, जुलाई 24 से 3% है और जनवरी 25 से 2% है। तो जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया 3% वो कौन सा है ये क्लैरिफिकेशन दी
जो है की जाए ताकि कर्मचारियों में कन्फ्यूज़न दूर हो। और इस 3% की जो प्रपोज़ल है इसको रिवाइज़ किया जाए ताकि जुलाई 23 का जो 4% है पहले वो सरकार भुगतान करे, ताकि कर्मचारियों में क्लैरिटी रहे। अदरवाइज़ इससे कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। अब इसमें डिसीज़न जो है वो अब होगा सरकार के स्तर पर, या फिर जिस दिन नोटिफिकेशन होगी तभी हम आपको बता पाएंगे कि इसमें फाइनली हो क्या रहा है। अगली बात पेंशन पर झटके को लेकर करेंगे, और ये झटका इसलिए क्योंकि जो कॉरपोरेट पेंशन के लोग थे यानी कि निगम बोर्डों में काम करने वाले कर्मचारी, उनको लेकर राज्य सरकार ने ये पूर्व सरकार बीजेपी सरकार के दौरान ये फैसला हुआ था। 1999 में इनको लेकर जो पेंशन की स्कीम थी उसको विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने कोर्ट में ये प्ली दी थी कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा भुगतान इनको करना पड़ेगा, इसीलिए हम इन रूल्स को स्टक डाउन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था कि 2004 में पूरी तरह से वित्तीय हालत का बहाना बताते हुए इसको बंद कर दिया गया, और कर्मचारियों ने इसको चुनौती हाई कोर्ट में दी। इसके बाद ये यहाँ पे बात नहीं बनी, ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लगभग एक बार हार गए थे। उसके बाद अब इसको फैसले को चुनौती दी गई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह का डिसीजन लेना, इस तरह की पेंशन योजना या नोटिफिकेशन को निरस्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो मतलब एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए हैं। अब इनके पास क्या रास्ता बचता है, इनको आगे देखना है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो 23 निगम बोर्ड हमारे पास हैं सरकार में। इनमें से 2 बड़े हैं एचआरटीसी और बिजली बोर्ड, और इन दोनों में ही 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारी लगभग 30,000 हैं सब 22-23 में, और इन 2 को मिला दें तो आप ये समझिए कि 21,000 कर्मचारी इन 2 में ही हैं। तो ये जो बाकी लोग हैं, क्योंकि एचआरटीसी में ओल्ड पेंशन लागू हो गई है और बिजली बोर्ड में अपनी पेंशन है और वो ओपीएस अभी वहाँ लागू नहीं हुई है, इनके अलावा बाकियों के लिए जो ऑर्डर था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब ये अगला जो इनके पास लीगल रेमेडी है या नहीं, ये अभी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब कोई रास्ता इसमें आ जाएगा तो उसके बाद हम इसकी अपडेट आपके साथ साझा कर पाएंगे। अब बात करते हैं नए पे कमीशन की। देखिए, नए पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट तो अभी सिर्फ इतनी है कि नए पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने जैसे नोटिफिकेशन की थी पहले 16 जनवरी 2025 को कि नया 8वां वेतन आयोग बनाने की, उसके बाद अब इस वेतन आयोग में भर्ती के लिए 35 पोस्टों को एडवर्टाइज कर दिया है। विभिन्न विभागों से लोग इसमें आ सकते हैं, और इनके लिए जो इनको सिर्फ 5 साल की एसीआर मांगी है और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद इनकी नियुक्ति के ऊपर फैसला होना है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस डीओपीटी के हिसाब से इसके होते हैं, लेकिन इन्होंने वैसे रिपोर्ट अपनी देनी है 1 जनवरी 2026 से। अभी क्योंकि इनका गठन लेट हुआ क्योंकि केंद्र सरकार के बीच में चुनाव आ गए थे, और उसके बाद ये प्रोसेस डिले हुआ। ये भी संभव है कि केंद्र सरकार के स्तर पर ही डिले को लेकर कुछ और बात भी चल रही हो, लेकिन अब क्योंकि नोटिफिकेशन हो गई है तो इतना तो तय है कि 8th पे कमीशन आ जाएगा टाइम से, और टाइम से नहीं भी आएगा, डिलेड भी आए तब भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। लेकिन अब नियुक्ति होने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि ओवरऑल इनको टाइम कितना दिया जाएगा ताकि अपनी रिपोर्ट बना सकें। हिमाचल में एक स्टेप पीछे होता है क्योंकि हमारे लिए ये 7वां वेतन आयोग होगा, अभी हमने 6ठा दिया है क्योंकि हम पंजाब को फॉलो करते हैं। पंजाब एक स्टेप पीछे होता है, और 6ठा वेतन आयोग का भी एरियर अभी भी 10,000 करोड़ के आसपास का हमने देना है, और ये लास्ट ईयर है 2025, और राज्य सरकार के लिए सबसे मुश्किल वित्तीय स्थिति के हिसाब से भी ये साल है। तो अगले साल से 26 से जब नया वेतन आयोग लागू होना है तब हमारा एरियर पिछले का भी पेंडिंग होगा। ये आप तय मान के चलिए, क्योंकि इतना एरियर की पेंडेंसी निकालना अभी संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन जो फैसला राज्य सरकार के स्तर पर अभी लिया जाना है, क्योंकि इस बजट में तो ये आई नहीं बात, लेकिन अगले बजट में ये जरूर लेनी पड़ेगी ठीक इलेक्शन ईयर से पहले कि आप जो नए वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार क्या सोच रही है। पंजाब सरकार ने पिछला वेतन आयोग जब दिया था
था तो अपने पे मैट्रिक्स और उसकी नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया था, लगभग ओवरऑल ये क्लियर कर दिया था कि अब वो अपना अलग से पे कमीशन नहीं बनाएंगे। अगर वो नहीं बनाएंगे तो हिमाचल सरकार का क्या डिसीजन होगा? क्या हमने भी नहीं बनाना है कि केंद्र को फॉलो करना है या किसी को फॉलो नहीं करना? ये सारी चीजें अभी क्लैरिटी के साथ होनी है। इसीलिए 8th पे कमीशन को लेकर होने वाली हर अपडेट से वाकिफ रहना जरूरी है। और अब इसमें जो भी चाहे राज्य है चाहे केंद्र है, जो भी अपडेट होगी हम इसको आपको इसकी अपडेट से वाकिफ करवाते रहेंगे। ये आज की कुछ प्रमुख बातें हमने बुलेटिन में ली हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी आपके मन में है या जो आपके ध्यान में है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। विशाल कुमार कह रहे हैं कि HPRCA से नोटिफिकेशन अब तो कब आएगी, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो गया। क्योंकि ये जो लिख रहे हैं वो सब कहना मुश्किल है खुद पढ़कर, लेकिन इनका मतलब यही है। देखिए, हमें जो एश्योर किया है और हिमाचल सरकार को भी, क्योंकि सरकार भी इनसे बार बार अपडेट ले रही है, तो राज्य चयन आयोग ने ये कहा है कि इस महीने ही लास्ट वीक में एडवर्टीजमेंट जो हैं वो आ जाएंगी, यानी कि एप्लीकेशन कुछ पोस्टों को लेकर आपके सामने आ जाएंगी, आप एप्लीकेशन भर सकेंगे। एग्ज़ाम कब होगा ये डेट 2 महीने के बाद पता चलेगा, जब CDAC के साथ MOU हो जाएगा। इसी तरह से अभिनंदन ठाकुर लिख रहे हैं, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी प्रपोजल पेंडिंग है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, इसका अपडेट लीजिए एनिमल हस्बेंड्री से। बिल्कुल आपका मामला बड़े दिनों से ये उलझा हुआ है। करुणामूलक सब कमेटी की रिपोर्ट कब सबमिट होगी? देखिए अखिल जी, ये बैठक बीच में मुख्यमंत्री ने इसकी मीटिंग लेने की इच्छा जताई है, और जैसा मैंने आपको बताया था, शिक्षा मंत्री इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ जो इसमें साथी मंत्री हैं जो गोमा जी, वो विदेश गए हुए थे, और जो फाइनेंस में अधिकारी हैं रोहित जमवाल जी, वो भी छुट्टी पे थे। मुझे लगता है 21 के बाद इस मामले में कोई चीज़ें आगे होंगी। विजय कुमार शर्मा वशिष्ठ योगा गाइड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पहले आप योगा गाइड को लेकर जो नाइलेट के माध्यम से पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं उनको देख लें। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं कि ये डिफरेंट है? 28 अप्रैल तक उसमें आवेदन की आखिरी तारीख है, आप पहले उसको देख लें। विजय शर्मा का ये सवाल है। और करुणामूलक इसमें हो गया। JOA लाइब्रेरियन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रविंद्र ध्रैक पूछ रहे हैं। लेकिन कल आप एक खबर पढ़ेंगे दिव्य हिमाचल में लाइब्रेरियन को लेकर, लाइब्रेरियों को लेकर, नॉट लाइब्रेरियन, और उसमें आप JOA लाइब्रेरियन को लेकर भी हिंट उसमें होगा, आप उसको देख लेना। लकी चौहान, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ढली अडेप्टेशन बाय गवर्नमेंट प्रोसेस, ये आपके क्वेश्चन से क्लियर नहीं है, टेकन ओवर होगा या कुछ ऐसा होगा, पहले आप थोड़ा क्लैरिटी कर लें, क्योंकि अडेप्टेशन गवर्नमेंट में कोई शब्द नहीं है। और HP की हिस्ट्री में पहली बार किसी गवर्नमेंट ने 2 साल से चयन आयोग बंद रखा है, ये विशाल। चलो आपका सवाल ऊपर वैसे हो गया। व्हाट अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ढली, ये फिर से रिपीट हुआ। करुणामूलक फिर से है। फिर TGT टू PGT प्रमोशन, ये कल भी आई थी बात, कल भी हमने बुलेटिन में लिया था। अब सेशन क्योंकि शुरू हो गया, राज्य सरकार की ये कोशिश थी शायद कि नया सेशन शुरू हो जाए, उसके बाद ये चीज़ें करेंगे, तो एक एक करके आएगा। एक क्वेरी प्रिंसिपल की जो हेल्ड इन अबेयंस वाली प्रिंसिपल की जो ट्रांसफ़र लिस्ट है उसकी भी थी, तो वो भी आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मंडे से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें शायद हम कुछ अपडेट आपको दे पाएँ, लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं। JEE इलेक्ट्रिकल HPRCA से कब होगी, ये अजय बड़जातिया का सवाल है। आप अगले हफ्ते का वेट करें, कौन कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्रचार हो रहा था कि 2200 या 2300 की पोस्टें आ रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। TGT में ज़रूर कुछ पोस्टें आएंगी, बाकी कितनी आती हैं उनके लिए आपको उस नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्कूल प्रिंसिपल का रिप्लाई हो गया। अनिल कुमार का सवाल था रिटायरमेंट एज का क्या स्टेटस है, डॉक्टर अनूप कुमार कह रहे हैं। देखिए, हमने जो आपको बात बताई थी 4 अप्रैल की कैबिनेट में, कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिश दी है, और उसके बाद सरकार ने आगे इसमें कोई फैसला नहीं लिया है। जो एक नई अपडेट है वो ये कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इसकी गाइडलाइन फाइनल कर दी है, और वो गाइडलाइन राज्य सरकार को अब वित्त सचिव के माध्यम से जाएगी। फिर मुझे लगता है अगली कैबिनेट में, जब भी कैबिनेट होगी, उसी में ये डिस्कस हो पाएगा कि
कि क्या आगे होना है। सबसे बड़ी जो इसमें इशू है वो है जो 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले लोग हैं। अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग में अगर सरकार ने ये ऑर्डर करना है गाइडलाइन में कि एजुकेशन में अब रिटायरमेंट एजुकेशन का सत्र खत्म होने के बाद होगी, जैसे 31 मार्च को फॉर एग्जांपल, तो उनको अब इस डिसीजन को पहले लेना होगा, क्योंकि जो 30 अप्रैल को रिटायर हो गए फिर तो आपकी रिटायरमेंट की जो लाइबिलिटी है वो तो डेफर हुई ही नहीं। तो अभी जो मसला है वो ज़्यादा जो उत्साहित हैं वो 30 अप्रैल वाले हैं, क्योंकि लोगों ने जब रिटायर होना होता है उन्होंने घर में धाम देनी होती है, धाम का अपना इंतजाम करना पड़ता है, एडवांस में करना पड़ता है। यदि सरकार ने यह डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट टाइम से ले ले ताकि 30 अप्रैल वाले ना फंसें इसमें, ये इसमें बात एक ज़रूर है। संजय चंदेल कह रहे हैं कि जमा +2 HP बोर्ड रिजल्ट कब तक आएगा। जी, रिजल्ट के मामले सिक्रेसी के होते हैं, उनको काम करने दीजिए, और जैसा पिछली बार आया था मुझे लगता है उसी तरह से शेड्यूल रहेगा, लेकिन इस बार रिजल्ट इंप्रूव होगा क्योंकि जो उसकी मार्किंग का प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। प्रिंसिपल स्कूल रेगुलराइजेशन का क्या हुआ, ये राजेंद्र ठाकुर पूछ रहे हैं। देखिए, रेगुलराइजेशन की बात हमने ही आपको बताई थी, और जो लिस्ट है वो गई है मुख्यमंत्री कार्यालय। पहली वाली पहले गई थी, दूसरी वाली अब गई है। मुझे लगता है दोनों एक साथ ही वापस आएंगी और फिर इसमें होगा। बेसिकली पिछले एरियर को लेकर डिसीजन होना है। अगर आपको नोशनल बेनिफिट देना है कि पिछला एरियर देना है या नहीं, उसको लेकर शायद कुछ डिस्कशन पेंडिंग है। सीनियरिटी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अनिल शर्मा जी, ये तो आप भूल ही जाइए अब, क्योंकि अभी मामले कोर्ट में हैं और कोर्ट ने भी 2-3 मामलों में रिकवरी पर स्टे किया है। सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाब जब दायर होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें चलेंगी। डीए एरियर की नोटिफिकेशन कब तक होगी? जून में मिलना है तो जून में ही होगी या मई में होगी, आपको इसमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 4/9/14 का क्या हुआ, सुनील त्रिलोकटा का यह सवाल है। देखिए, टाइम स्केल और जो हायर ग्रेड पे है उसको लेकर जो एम्प्लॉय एक्ट पास हुआ है उसका कोई रोक नहीं है। एम्प्लॉय एक्ट की सिर्फ रोक है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर, जहां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आप सीनियरिटी और बाकी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मांगते हैं। तो 4/9/14 भी मिल सकता है, लेकिन हमें कोर्ट के स्टेटस का पता नहीं है कि कोर्ट में क्या है और किस विभाग में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो इसके बारे में अभी चेक करना पड़ेगा, फिर चीज़ें पता चलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओपीएस राजपाल ठाकुर मांग रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अभी बहुत कुछ रिफॉर्म्स चल रहे हैं जी। ओल्ड पेंशन का इमीडिएट तो अभी कुछ नहीं दिख रहा, जैसे ही होगा उसके बाद आपको बताएंगे और फिर ये जानकारी आपको देंगे। तो ये पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के खाली पद कब तक भरे जाएंगे? पिछले 3 साल से खाली है। बिल्कुल, ये धर्म प्रकाश शर्मा का सवाल है। मुझे लगता है 800 के आसपास के पद खाली होंगे और इन्हीं पदों की वैकेंसी की वजह से इस बार सरकार ने नई पंचायतें ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा थे और इसमें बना पाए नहीं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी। क्योंकि भर्ती जब तक नहीं होगी तब तक नई में कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो ये आज के कुछ प्रमुख सवाल थे जो मैंने आपके साथ इस डिस्कशन में लिए। आपकी भी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम आने वाले टाइम में जब भी ये सवाल लेने हो तो उसका रिप्लाई आपको उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।